नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्लासेस परीक्षा जंक्शन। और भारतीय संविधान की एक श्रृंखला चल रही है। उसी श्रृंखला में आज तीसरा लेक्चर है संविधान सभा की प्रमुख समितियां। देखिए, संविधान सभा की प्रमुख समितियां, इसमें कुछ बहुत ज्यादा खास रटने वाला नहीं, समझने वाला नहीं है। इसको बस देखना है और एक बार, एक दो तीन चार बार आप देखेंगे, इसको याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी हो, वहां रटने का काम नहीं होता है। ठीक है ना, जैसे आप लोग देखते हैं इसको रटना स्टार्ट कर देंगे, रटा नहीं जाएगा। 2 से 3 4 बार आप पढ़ेंगे इसको ना, तो आपको अपने आप ये चीज याद आ जाएगी एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, हाँ, एक दो समितियां हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, जैसे तदर्थ झंडा समिति है और प्रारूप समिति है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम लोग एक चीज, अब जैसे समितियां पढ़ने जा रहे हैं तो समितियां आखिर होती क्या हैं, पहले ये चीज समझना जरूरी है। ठीक है, समितियां हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं। हमने कहा था ना, कोई भी चीज पढ़ने जाएंगे तो क्यों पढ़ने जा रहे हैं, इस चीज का अगर आपके पास उत्तर होगा तो शायद आपका पढ़ने में, मतलब आपके दिमाग में वो चीज जल्दी से बैठ जाएगी। ठीक, चलिए एक छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। जैसे अपना घर होता है, अपना घर, ठीक है, उस घर में मान लीजिए 20 सदस्य हैं। ठीक है ना, आपके घर में मान लीजिए 20 सदस्य हैं। कितने? 20। ठीक है, इन 20 सदस्य को 4 4 पार्ट में तोड़ दीजिए, मतलब 4 4 लोगों का ग्रुप बना दीजिए। ठीक है ना, 4 4 लोगों का ग्रुप बना दीजिए, या 5 5 लोगों का ग्रुप बना दीजिए। 5 5 लोगों का ग्रुप बना देने पर कितने ग्रुप बन गए? 4 ग्रुप बन गए। ठीक है, समितियां आपको समझ में आ जाएगा। आपका घर है, घर में 20 सदस्य हैं और 20 सदस्यों को 5 5 के ग्रुप में तोड़ दीजिए। ठीक है ना, तो इन 5 5 को ग्रुप में तोड़ने का हमें फायदा क्या है? ठीक, जैसे घर के बहुत सारे काम होते हैं। एक काम हो गया, मान लीजिए खाना बनाने वाला। ठीक है, खाना बनाना। दूसरा काम हो गया कमाने वाला। तीसरा काम हो गया साफ सफाई वाला। ठीक, और चौथा काम हो गया कि घर में कोई अतिथि आ रहा है। ठीक है, घर में कोई अतिथि आ रहा है, तो उस अतिथि का स्वागत कैसे किया जाएगा। ठीक, स्वागत सत्कार का प्रबंधन जो है एक वर्ग करेगा। अब इन वर्गों को वर्ग ना कह के हम लोग क्या कहेंगे समिति कहेंगे। क्या कहेंगे? समिति कहेंगे। वर्ग ना कहिए, इनको समिति कहिए। तो पहली समिति आपकी स्वागत सत्कार करने वाली बन गई, दूसरी समिति खाना बनाने वाली बन गई, तीसरी समिति कमाने वाली बन गई और चौथी समिति साफ सफाई करने वाली। समितियों का मतलब है कि आपके घर को चलाने के लिए जो आपके घर में एक विभिन्न 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 जो है ग्रुप बना दिए गए हैं, समूह बना दिए गए हैं, उनको ही समिति कहते हैं। हर आदमी अपना अपना, हर 5 लोग अपने अपने कार्य को सुचारू रूप से करेंगे और आपका घर अच्छी तरीके से चलेगा। ऐसे ही क्या हुआ कि जब संविधान सभा बनी थी, तो ऐसे ही कुछ वर्ग बना दिए गए थे। उनको हम लोग समितियों के नाम से जानते थे। उनको हम लोग आज भी समितियों के नाम से जानते हैं। और उन समितियों का काम क्या था? उन समितियों का काम था कि संविधान सभा का संचालन ठीक ढंग से करना। ठीक, इतनी सी बात थी, इसमें बहुत ज्यादा इसमें पढ़ना नहीं है। और कितनी और एक दूसरी चीज है कि कितनी समितियां थी, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। लगभग 8 प्रमुख समिति थी। 8 प्रमुख समिति थी और 15 उप समितियां थी। लगभग 8 समितियां प्रमुख समितियां थी और 15 छोटी समितियां थी। ठीक है ना, ये समितियों के बारे में हो गया। ठीक, अब आपसे प्रश्न क्या पूछा जाता है एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि फलाने समिति के अध्यक्ष कौन थे। बस अध्यक्ष से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। इन दोनों समितियों को छोड़ दें, तदर्थ झंडा समिति और प्रारूप समिति, इन दोनों समितियों को अगर हम छोड़ देंगे तो आपका केवल एक प्रश्न पूछा जाता है कि इस समिति के अध्यक्ष कौन है, उस समिति के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है, केवल अध्यक्ष के नाम पढ़ने हैं बस, और कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। और प्रारूप समिति और तदर्थ समिति के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, बस एक एक दो लाइनें पढ़ना है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग प्रारूप समिति की बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट समिति है। सबसे इंपॉर्टेंट समिति कौन सी है? प्रारूप समिति है। इसके बारे में एक ग्रुप डी के एग्जाम से लेकर आईएएस तक के एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, लेवल एग्जाम के लेवल के हिसाब से क्वेश्चन बदल जाता है। ठीक, तो प्रारूप समिति क्या थी? अच्छा, आपके दिमाग में तुरंत आ जाता होगा, प्रारूप समिति का मतलब है कि प्रारूप बनाने वाली, संविधान का प्रारूप बनाने वाली। प्रारूप का मतलब समझते हैं?
प्रारूप का मतलब होता है ड्राफ्ट बनाना। जैसे घर का नक्शा बनाना उसको ड्राफ्टिंग कहते हैं, घर का नक्शा बनाना उसको घर के ड्राफ्टिंग कहते हैं। ऐसे संविधान का नक्शा बनाना, संविधान का स्ट्रक्चर तैयार करना, उसे संविधान का प्रारूप कहते हैं। अब संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको गलत न कर दिएगा। संविधान का प्रारूप तैयार किया था बी.एन. राव ने। क्या किया था? बी.एन. राव ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? बी.एन. राव ने। अरे सीधी सी बात है, प्रारूप का मतलब है संविधान का नक्शा किसने तैयार किया था, संविधान में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये किसने तैयार किया था? बी.एन. राव ने तैयार किया था। इनके बारे में हमने बताया था, ठीक है। संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? बी.एन. राव ने तैयार किया। अब क्या बी.एन. राव ही, जो संविधान बना था, संविधान का प्रारूप तैयार किया, क्या बी.एन. राव ही इसकी टेस्टिंग करेंगे कि संविधान सही बना है कि नहीं बना है? आप ये बताओ, घर में आपके जो है, मान लो कचौड़ी बनी या पकौड़ी बनी, ठीक है, तो पकौड़ी का टेस्ट बनाने वाला करता है कि खाने वाला करता है? खाने वाला करता है ना। तो वैसे ही बनाने वाला कभी नहीं करता, क्योंकि बनाने वाले के लिए सब कुछ अच्छा रहता है। तो वैसे ही बी.एन. राव ने संविधान का प्रारूप तो तैयार कर लिया, तो उसकी टेस्टिंग कौन करेगा? उसकी टेस्टिंग करने के लिए संविधान सही बना है कि नहीं बना है, उस पर रिव्यू कमेटी बनी थी, जिसको हम लोग प्रारूप समिति कहते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। यानी प्रारूप, संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले बी.एन. राव थे, और उसकी निगरानी करने वाले, उसमें सब कुछ सही लिखा है कि नहीं लिखा है, उसमें सब कुछ सही है कि नहीं है, उसके लिए कौन सी समिति थी? प्रारूप समिति थी। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति 19 अगस्त 1947 में, पहला क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि प्रारूप समिति कब बनी थी? 19 अगस्त 1947। पीसीएस में एक बार पूछा जा चुका है। प्रारूप समिति 19 अगस्त 1947 को बनी, और इसमें 6 सदस्य थे, 6 सदस्य और एक अध्यक्ष था। 6 सदस्य और एक अध्यक्ष था। अगर आपसे कुल सदस्यों की संख्या पूछते हैं तो 7 सदस्य थे। कुल सदस्यों की संख्या पूछा जाए तो कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और थोड़ा सा मार्कर आपका थोड़ा लाइट हो गया, इसलिए उसको चेंज कर दिया जाए। तो कुल सदस्य कितने थे? 7 सदस्य थे। ठीक, इसमें अध्यक्ष कौन था? प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? मतलब किसकी देखरेख में प्रारूप समिति काम कर रही थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये इसके अध्यक्ष थे। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। बनाया बी.एन. राव ने। टेस्टिंग के लिए किसके पास गया? प्रारूप समिति के पास गया। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर रहे थे। अब इसमें कौन सदस्य थे और कौन सदस्य नहीं थे? तो नहीं थे नहीं पढ़ना है, थे कौन से सदस्य हैं? एन गोपाल स्वामी अयंगर, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा। एन गोपाल स्वामी अयंगर, एक दो बार पढ़ो याद हो जाएगा। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, यानी आयंगर और अय्यर का नाम जरूर याद रखना प्रारूप समिति से। के एम मुंशी, मुंशी जी थे इसमें। तो आयंगर, अय्यर और मुंशी आ चुके हैं। मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला थे। तो नाम याद हो गया, एन गोपाल स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला। बी.एल. मित्रा, बी.एल. मित्रा, इनके स्थान पर एन माधव राव आ गए थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। और डी.पी. खेतान के स्थान पर टी.टी. कृष्णामाचारी आ गए थे। ठीक है, यहां पर हम नाम लिखे दे रहे, हो सकता है दिख ना पाए। एन माधव राव, एन माधव राव किसके स्थान पर आए थे? एन माधव राव बी.एल. मित्रा के स्थान पर। इन्होंने रिप्लेस किसको कर दिया था? बी.एल. मित्रा को। अपने मित्र के नहीं हुए माधव राव, अपने मित्र को रिप्लेस कर दिया माधव राव ने, और माधव राव बी.एल. मित्रा के स्थान पर आ गए। ठीक, और डीपी खेतान जो है, डीपी खेतान की जगह पे कौन आ गया? टी.टी. कृष्णामाचारी आ गए। ठीक है, तो इनका नाम देखिए, एक बार में रटेगा नहीं, आपको 3-4 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, ये अभी पीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है, और बहुत जल्द ही आपको अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के एग्जाम में देखने को मिलेगा कि प्रारूप समिति में पहला क्वेश्चन बनता है कि प्रारूप समिति कब बनी थी? 19 अगस्त 1947 को बनी थी। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे और एक अध्यक्ष था। हो सकता है सीधे सीधे सदस्य पूछ ले तो 6 सदस्य थे, कुल सदस्यों की संख्या पूछ ले तो 7 सदस्य थे। और पीसीएस में एक दो बार ऐसे पूछा गया है कि अध्यक्ष समेत कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। समझ में आ गया? चलिए इसको
इसका काम खत्म। ठीक, अय्यर, आयंगर, मुंशी, सादुल्ला, डीपी और इनका एन माधव राव और टीटी कृष्णामाचारी, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और याद रखिएगा नहीं, एक बार पढ़ लेंगे तो शायद अपने आप आपको याद आ जाएगा। ठीक, बस एक बार पढ़ना है आपको, 1 से 2 बार पढ़ेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, आपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। अच्छा दोस्तों, आप लोगों के दिमाग में बार बार एक चीज आ रही होगी कि सर बार बार यूपी ट्रिपल एससी का नाम लेते हैं, यूपी पीसीएस का नाम लेते हैं। ठीक है, तो समझ में नहीं आ रहा सर यूपी पीसीएस की तैयारी करवा रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करवा रहे हैं। ठीक, इसका उत्तर मैं देता हूं। देखिए, जब से यूपी ट्रिपल एससी में आपके सप्लाई इंस्पेक्टर, ठीक, एसीओ असिस्टेंट चकबंदी अधिकारी, कानूनगो, ईओ ये अधिशासी अधिकारी जो नगर पंचायत के होते हैं, जब से इन बड़ी पोस्टों की वैकेंसी इससे निकलने लगी है ना, तो इसका जो मेंस एग्जाम होने लगा है, यूपी ट्रिपल एससी का जो मेंस एग्जाम होने लगा है, वो इज इक्वल टू हो गया है, बराबर हो गया है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम के, यूपी पीसीएस प्री एग्जाम के। तो आप लोग बिल्कुल ये ना सोचिएगा कि आप बच जाएंगे कहीं से, आपको यूपी पीसीएस प्रीलिम्स स्तर की तैयारी करनी पड़ेगी यूपी ट्रिपल एससी के मेंस एग्जाम को निकालने के लिए। और हमको नहीं लगता कि कुछ ऐसा इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा प्रारूप समिति में क्या हो गया जो नहीं समझ में आया? भाई प्रारूप समिति थी, 19 अगस्त 1947 को बनी है, अध्यक्ष उसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप किसने बनाया था? बीएन राव ने बनाया था। अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। 6+1 सदस्य थे, मतलब 6 सदस्य थे, और अध्यक्ष कौन था? एक अध्यक्ष के रूप में कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अय्यर थे, अयंगर थे, के मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, और बीएल मित्रा थे। ठीक है, बीएल मित्रा की जगह पे एन माधव राव आ गए थे, और खेतान जी थे। ठीक, इतनी चीज आपको याद रखनी है इसमें, बस प्रारूप समिति में इससे ज्यादा कभी प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो और चाहे यूपी पीसीएस का एग्जाम हो। ठीक, अब आते हैं तदर्थ झंडा समिति। तदर्थ झंडा समिति, अब देखो तदर्थ झंडा समिति में अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये चीज नहीं लिखे हैं इसमें, देखिएगा अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। थोड़ा सा कंपेरेटिव अगर पढ़ लेंगे तो आपको शायद याद हो जाएगा। इधर लिख देते हैं प्रारूप समिति, इधर क्या लिख देते हैं? प्रारूप समिति। ठीक, और इधर लिख देते हैं झंडा समिति। देखो कंफ्यूजन में क्वेश्चन गलत हो जाता है। अध्यक्ष, अगर झंडा समिति के अध्यक्ष की बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक, इतनी बात हम लोग समझ में आ गया। ठीक, अब झंडा समिति के अन्य सदस्य कौन थे? अन्य सदस्य कौन थे? डॉक्टर अबुल कलाम आजाद थे। पहला नाम कौन सा आया? डॉक्टर अबुल कलाम आजाद। इन सबके बारे में बहुत विस्तृत रूप में पढ़ेंगे आगे, अभी नाम बस केवल देख लीजिएगा। डॉक्टर अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद थे। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग अब्दुल कलाम को अबुल कलाम समझ लेते हैं, जबकि ये और वो दोनों अलग अलग आदमी थे। ठीक है ना, वो मिसाइल मैन नहीं है। अबुल कलाम आजाद, फिर सरोजिनी नायडू, के एम मुंशी और सी राजगोपालाचारी आपके तदर्थ झंडा समिति में सदस्य थे। अच्छा, इसको शायद नहीं याद होगा, 1-2 बार पढ़ेंगे। अबुल कलाम आजाद थे, सी राजगोपालाचारी थे, श्री सरोजिनी नायडू थी, और के एम मुंशी थे। अब देखो के एम मुंशी जो थे वो प्रारूप समिति और झंडा समिति दोनों में थे। ठीक, तो आप दोनों एक कंपेरेटिव पढ़ेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। और अगर झंडा समिति नहीं समझ में आता तो चेन्नई सुपर किंग का नाम याद रखिएगा, CSK। अब की बार आ रही है, CSK आ रही है, क्या लेकर? झंडा लेकर। ऐसे याद कर लेंगे तो हो सकता है याद हो जाए। CSK आ रही है झंडा लेकर। सी से आपका याद हो पाया सी राजगोपालाचारी। देखिए, हम शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में कभी नहीं पढ़ते और ना आपको कहते हैं कि आप पढ़िए, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए दोस्तों, कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो याद करने योग्य होती हैं, उनको चाहे किसी भी विधि से याद करिए। जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है तो आपको याद करना होता है। ठीक है, सी से सी राजगोपालाचारी हो गया, एस से सरोजिनी नायडू हो गई, के से के एम मुंशी हो गए, ए से अब्दुल कलाम हो गए, आर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि इसके अध्यक्ष रहे। CSK चेन्नई सुपर किंग्स आ रही है अब की बार झंडा लेकर, तो ये शायद याद हो गया होगा, तदर्थ झंडा समिति। ठीक, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है?
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तथा झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, इतनी बात आपको याद होगी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, इनके अंदर से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, और झंडा समिति की ही सिफारिश पर 22 जुलाई 1947 को अपना झंडा अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947, ठीक है ना। 22 जुलाई का ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 जुलाई 1947 की। ठीक, चलिए देखिए, एक आपको किताब में बहुत ज्यादा अपवाद मिलेंगे। आपको झंडा समिति के अध्यक्ष कहीं जेबी कृपलानी कहीं मिल सकते हैं, ठीक है, तो आप उसको ना मानिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही आयोग आंसर मानता है। इस चीज को आप दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक, चलिए अब कुछ चीजें याद करने वाली हैं। संघ संविधान समिति और राज्यों के संबंध में समिति, मतलब हमने बताया था भारत एक राज्यों का संघ है। भारत एक राज्यों का राज्य 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 मतलब एक संघ है। किसका? भारत किसका संघ है? राज्यों का संघ है। तो संघ संविधान समिति, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, भारत एक क्या है? राज्यों का संघ है। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। याद हो गया होगा। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और राज्य संबंधी मामलों के अध्यक्ष कौन थे? राज्य के संबंध में जो समिति बनी थी उसके भी अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो राज्य 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 संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन? जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के संबंध में समिति जो बनी थी वो कौन सी थी? वो उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। इससे ज्यादा कुछ याद करने वाला इसमें नहीं है। चलिए ठीक, अगली बात करते हैं। प्रक्रिया के संबंध, प्रक्रिया विषयक नियमों की समिति। अगला क्या है? प्रक्रिया विषयक नियमों की समिति और संचालन समिति। अब देखिए, प्रक्रिया और संचालन में संबंध दिख रहा है कि नहीं? प्रक्रिया और संचालन में संबंध दिख रहा है कि नहीं? प्रक्रिया और संचालन, अगर दो शब्द याद रहेंगे, प्रक्रिया और संचालन लगभग बराबर ही होता है। प्रक्रिया और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास जाएगी। किसके पास जाएगी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास जाएगी। प्रक्रिया और संचालन समिति किसके पास जाएगी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास जाएगी। ठीक, फिर एक बार देख लो, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। राज्यों के संबंध में समिति जो बनी थी उसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। प्रक्रिया और संचालन के संबंध में जो समिति बनी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, थोड़ा सा वीडियो आप हो सकता है थोड़ा सा स्ट्रीमिंग जल्दी जल्दी कर लीजिएगा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिएगा तो जल्दी आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि परीक्षा के समय आपको बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा, तो जल्दी जल्दी देखने के लिए आप थोड़ा सा वीडियो को जल्दी फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। अगली बात करते हैं, मौलिक अधिकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है समितियों के संबंध में। पटेल जी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार के संबंध में जो आपके अनुच्छेद 12 से 35 तक, आगे पढ़ेंगे हम लोग, अनुच्छेद 12 से 35 ये मूल अधिकार के संबंध में है। हमने आपको बताया था मूल अधिकार होते क्या हैं। मूल अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जिन पे शासन प्रशासन बहुत जल्दी रोक नहीं लगा सकता। ये आपको मिले, जैसे हम कहीं भी घूमने चले जाएं, हम कहीं बस जाएं, हमें कमाने का अधिकार है, ठीक है ना, हमें अभिव्यक्ति की आजादी, हम कुछ भी बोले, किसी को गाली देने का सब अधिकार नहीं है आपको, ठीक है ना, हम कुछ भी बोले, ठीक है। तो ये क्या है? ये हमें आजादी मिली है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार, विधि हम कानून के समक्ष सभी लोग समान है। भेदभाव से संबंधित जो अधिकार मिला है, तो मतलब कुल मिला के बहुत सारे अधिकार मिले हैं, उनको मूल अधिकार कहते हैं। ये मूल अधिकार वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मौलिक अधिकार से संबंधित जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इन्होंने ही सबसे सारे मूल अधिकार लोगों के हैदराबाद और जूनागढ़ के जो लोग थे, ठीक है, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ के लोगों का मौलिक अधिकार इन्होंने रोक कर कहा, अच्छा तुम नहीं मिलोगे भारत के अंदर, तुमको बताते हैं। तो उसी आदमी को मौलिक अधिकार दे दिया गया जिसने हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर के आदमियों को उसके मूल अधिकारों का मतलब सिखा दिया, ठीक है ना। तो मौलिक अधिकार से संबंधित जो समिति थी पटेल, इसके बारे में चर्चा करेंगे भी, ठीक है ना। मौलिक अधिकारों से संबंधित जो समिति थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दी थी। अल्पसंख्यक जैसे मुस्लिम है, जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों के सलाहकार समिति किसके हाथ में थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथ में थी। तो आप समझ लीजिए सीधा, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है।
अल्पसंख्यक का नाम याद रखिएगा, अल्पसंख्यक का नाम याद रखिएगा। अल्पसंख्यक और जनजातियों से संबंधित, अल्पसंख्यक और जनजातियों से संबंधित समिति जो भी बनी थी, अल्पसंख्यक और जनजातियों से संबंधित जो भी समिति बनी थी, सलाहकार समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार से संबंध में जो समिति बनी थी, सलाहकारी समिति बनी थी, वो किसके, उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो हम लोगों ने 3-4 चीजें पढ़ ली हैं, अभी लास्ट में आपको एक बार रिवाइज करवा देंगे और आपको याद हो जाएगा। तो मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजाति एवं अपूर्वी क्षेत्रों के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? पटेल, जिनको यहां से मिटा दिया जाए। अब अगली बात करते हैं। अब देखो, मूल अधिकार के संबंध में समिति जो बनी थी, सलाहकारी समिति, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के अध्यक्ष थे। लेकिन अगर एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, समिति की जगह पूछ ले उप समिति, मूल अधिकार के संबंध में उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? जेबी कृपलानी। बेटा उछलते कूदते चले आएंगे आप लोग घर से, एग्जामिनेशन हॉल से घर की ओर, कि अरे वाह, मौलिक अधिकार से संबंधित समिति पूछा गया, तुम तो मारिया उनको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को एकदम सही सर ने पढ़ाया था। बेटा एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा, उसमें समिति पूछा गया कि उप समिति पूछा गया? अगर उप समिति होगा तो आंसर जेबी कृपलानी होगा। ठीक, मौलिक अधिकार के संबंध में जो उप समिति बनी थी, उप समिति का मतलब होता है समितियों की समिति, मतलब समिति के अंडर में जो समिति थी उसको उप समिति का, यानी समिति के जो सपोर्ट में समिति बनाई गई थी। अरे बहुत बड़ी समिति होती है, मौलिक अधिकार कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती। तो एक जो समिति बना दी गई तो उसके सपोर्ट में दूसरी समिति बना दी गई थी, उसको क्या बोलते थे? उप समिति बोलते थे। ठीक है, तो मूल अधिकार के संबंध में उप समिति जो बनी थी उसको जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यकों के मामले में जो उप समिति बनी थी उसके जो अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी थे। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली, मौलिक अधिकार के संबंध में जो उप समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। और अल्पसंख्यक मामलों में उप समिति जो बनी थी उसके एच.सी. मुखर्जी थे। और एक चीज हमने यहाँ शायद नहीं लिखी है, जो जनजातीय मामलों की जो उप समिति बनी थी उसमें बारदोली जी उसके अध्यक्ष थे। वो अगर देखेगा, वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता है वहां से, इसलिए हमने शायद नहीं लिखा है इसको। ठीक है, चलिए ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा। अगली बात करते हैं, सदन समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है। सदन समिति, सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? पट्टाभी सीता रमैया। ठीक है, बहुत डिस्प्यूटेड आदमी थे। अभी आगे पढ़ाएंगे 1939 का जो डिस्प्यूट हुआ था कांग्रेस अधिवेशन में, उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाए थे। तो सदन समिति, जब इतिहास पढ़ेंगे ना दोस्तों तो मजा आ जाएगी आपको। ऐसा पढ़ाएंगे आपके इतिहास की एक एक घटना आपके दिमाग में एकदम छप जाएगी। ठीक है, अभी तो ये एकदम ऐसे चल रहा है जैसे इसमें कुछ चीजें समझने वाली बहुत ज्यादा है नहीं, रटने वाली चीजें हैं, समझने वाली इसमें कोई भी चीज नहीं है। ठीक है, सदन समिति किसके हाथ में गई? पट्टाभी सीता रमैया के हाथ में। इसके बाद आता कार्य संचालन संबंधी समिति। कार्य संचालन समिति संबंधी किसके हाथ में गई थी? के.एम. मुंशी में। अब ध्यान रखिएगा इस चीज को, यहाँ पे आप गलती कर सकते हैं एग्जाम में। हम यहाँ पे केवल आपको ये बता रहे हैं कि आप गलती कहाँ कर सकते हैं। देखो, संचालन संबंधी समिति किसके हाथ में गई थी? संचालन और प्रक्रिया और संचालन, ये किसके हाथ में थी? राजेंद्र प्रसाद के हाथ में थी। ठीक, राजेंद्र प्रसाद जी के हाथ में थी। अब अगर संचालन के पहले कार्य लग जाए, का से कार्य लग जाए, कार्य संचालन संबंधी समिति की बात अगर करने लगे तो कौन आ जाएगा? के.एम. मुंशी। कौन आ जाएंगे? के.एम. मुंशी। देखिए, हम आपको केवल वही चीज ध्यान दिलाएंगे जहां पर आप गलती कर सकते हैं। संचालन संबंधी समिति किसके हाथ में थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथ में थी। और कार्य संचालन संबंधी समिति किसके हाथ में जाएगी? वो के.एम. मुंशी के नाम से है। जहां कार्य आ जाए आप ध्यान दीजिएगा, कार्य क्या के पहले है कि नहीं है, कार्य का पहले है कि नहीं है। कार्य संचालन संबंधी समिति के.एम. मुंशी के हाथ में गई। ठीक, चलिए अब आता है प्रत्यय पत्र संबंधी समिति। आखिर ये क्या है प्रत्यय पत्र संबंधी समिति? प्रत्यय पत्र संबंधी, एक सेकंड रुकिएगा, इंक थोड़ी सी कम हो गई थी। प्रत्यय पत्र संबंधी समिति, ये प्रत्यय पत्र क्या है इसके बारे में समझ लीजिए। पहले तो देख लीजिएगा, प्रत्यय पत्र संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी एग्जाम में कोई बहुत बढ़िया प्रश्न बनाने की कोशिश करे, बहुत बढ़िया नहीं, बहुत घटिया प्रश्न बनाने की कोशिश करे तो ये प्रश्न आ सकता है। प्रत्यय पत्र संबंधी समिति किसके कौन अध्यक्ष थे इसके? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। ठीक है,
प्रत्यय पत्र का मतलब ये होता है कि जैसे आपके यहाँ राजपत्रित अधिकारी होते हैं, राजपत्रित अधिकारी जैसे एसडीएम होते हैं या डीएम होते हैं, राजपत्रित अधिकारी, ठीक है ना। राजपत्रित अधिकारी को राजपत्र कौन देता है? राज्य का मामला होता है तो राज्यपाल देता है, ठीक है ना। और अगर केंद्र का मामला होता है तो कौन देता है? राष्ट्रपति देता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ठीक है। तो एक ऐसा पत्र दिया जाता है, एक ऐसा पत्र दिया जाता है, किसको? एक ऐसा पत्र दिया जाता है किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को, ठीक है, कि आप इस विशेष कार्य के लिए नियुक्त किए जाते हैं। यानी अगर राज्यपाल क्या करें, राज्यपाल एसडीएम को, राज्यपाल किसको? एसडीएम को एक पत्र दे, एक नियुक्ति पत्र देता है, एक नियुक्ति पत्र देता है कि आप तहसील प्रशासन के सबसे बड़े अधिकारी होंगे, तहसील प्रशासन के सबसे बड़े अधिकारी होंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है? प्रत्यय पत्र कहलाता है, प्रत्यय पत्र। पहले इसको प्रत्यय पत्र ही बोलते थे। कुछ ऐसा ही प्रत्यय पत्र से संबंधित कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है ना। इसके बारे में आप लोग गूगल सर्च कर सकते हैं। वैसे प्रत्यय पत्र क्या था? तो प्रत्यय पत्र संबंधी जो समिति बनी थी, प्रत्यय पत्र संबंधी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर की बनी थी। आप हो सकता है इसको भूल भी जाए तो कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलिए एक बार रिवीजन करवा देते हैं और शायद आपको याद आ जाएगा। जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको एक बार रिवीजन करवा देते हैं। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन था बेटा? डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर थे। और इसमें सदस्य कितने? 6 थे। अध्यक्ष को मिलाकर कितने सदस्य हो गए? 7 सदस्य हो गए। तदर्थ झंडा समिति, तदर्थ झंडा समिति, तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तदर्थ झंडा समिति का आप देखिए जेबी कृपलानी, मार के गलत मत कर दीजिएगा आंसर उत्तर। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन से? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। संघ संविधान बहुत इंपॉर्टेंट है, ये संघ संविधान समिति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बेटा भूलिएगा नहीं इसको। संघ संविधान समिति, ठीक है। और राज्यों के संबंध में समिति, संबंध में समिति, इसको मत भूलिएगा। ये भूल जाइए कोई दिक्कत नहीं, राज्यों के संबंध में समिति। लेकिन संघ संविधान समिति बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रेलवे ग्रुप सी के एग्जाम में, पीसीएस के एग्जाम में, कई एग्जाम में पूछी जा चुकी है संघ संविधान समिति। और आज भी शायद आईएएस एग्जाम में भी कभी कभार पूछी जा सकती है। जवाहरलाल नेहरू। लास्ट हम केवल वही बताएंगे जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। संचालन समिति, संचालन समिति और प्रक्रिया संबंधी समिति, प्रक्रिया समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके बाद आप क्या आ जाते हैं? मूल अधिकार, मूल अधिकार संबंधी और अल्पसंख्यक मामलों में, अल्पसंख्यक मामले, ठीक है। अपवर्जित क्षेत्र, अपवर्जित क्षेत्र के मामले में जो अध्यक्ष थे, सलाहकारी समिति के अध्यक्ष थे। अपवर्जित क्षेत्र के मामले में सलाहकारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक। मौलिक अधिकार के संबंध में जो उप समिति थी, मूल अधिकार के संबंध में जो उप समिति बनी थी, मूल अधिकार के संबंध में जो उप समिति थी, उसके जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी, ठीक। जेबी कृपलानी, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको कई बार आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। प्रारूप समिति के सदस्यों के बारे में जरूर याद रखिएगा। प्रारूप समिति के सदस्यों में जैसे अय्यर थे, अयंगर थे, के.एम. मुंशी थे, ठीक है, और एन माधव राव थे, खेतान जी थे, ठीक है। तो उनके नाम जरूर याद रखिएगा, ठीक। और इसके बाद आता है
तदर्थ समिति में हमने बताया था सी एस के शाहरुख, वो ये चेन्नई सुपर किंग का नाम है सी राजगोपालाचारी। एस से क्या नाम था? सरोजनी नायडू। आर से क्या नाम था? सॉरी, के से के एम मुंशी थे। ए आर से, ए का मतलब क्या हुआ? अबुल कलाम आजाद। और आर का मतलब हमने क्या बताया था? राजेंद्र प्रसाद। तदर्थ झंडा समिति हो गई। ठीक है, तो इतनी चीजों को आप लोग याद रखेंगे समितियों में। शायद आपको कई बार हमने रिवीजन करवाने का प्रयास किया है, इससे ज्यादा आपको इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, समितियों में आज इतना ही। और ये आप समझ लीजिए कि अगर आपने इतना पढ़ लिया समितियों में, तो आपको कोई सा भी एग्जाम हो, समितियों में इससे बाहर कभी कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। समितियों में इससे बाहर प्रश्न कोई नहीं पूछा जाएगा। देखिए बेटा, जब 10 चैप्टर आपके संविधान के हो जाएंगे, 1 से 10, तो हम आपको क्या करवाएंगे? प्रश्नोत्तरी करवाएंगे। और तब आपको इस क्लास का सही मायने पता लगेगा कि क्यों मैं इस क्लास को करवा रहा हूं। तब इस क्लास का सही मायने पता लगेगा। ठीक है, तब मैं एक बुक का नाम बताऊंगा जो कि आपके प्रैक्टिस सेट के लिए होगी, और आप किसी भी एग्जाम में उसको अप्लाई कर दीजिएगा। सब में संविधान में अव्वल नंबर ही आपके आएंगे। ठीक है, आज के साथ संविधान की इस क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।